सर, जैसा आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म के पार्टनर से ही विवाह हो, तो फिर 7 जन्मों की क्यों बातें करते हैं लोग? गाने लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं। बात 7 जन्मों की नहीं है, बात और भी ज़्यादा जन्मों की हो सकती है। अ, जो सोल होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका जो लग्न है वो आप हैं और आपका जो जीवन साथी होगा वो सप्तम भाव है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो पर्पज़ है लाइफ सोल का वो ये है कि अपने आप को आप परिष्कृत कीजिए, यानी कि इम्प्रोवाइज़ कीजिए और आप जो है श्री चरणों में जाकर विलीन हो जाइए। मैरिज से पहले 5th हाउस आता है, तो विवाह से पहले प्रेम संबंध और भी आते हैं। तो आप 5th हाउस को थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्यों हमें कुछ लोग पसंद आते हैं जो हमारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन उनके साथ वो कनेक्शन एक विवाह में कन्वर्ट नहीं होता है। आपकी मदर का सेकंड हाउस होता है ये, यानी कि 4th हाउस से सेकंड होता है, तो ये काफ़ी सशक्त हाउस माना जाता है। और आदमी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होता है? अपनी माँ के पास होता है। 4th हाउस। ठीक है, वो उसका धन भाव होता है, यानी कि व्यक्ति जब प्रेम में आता है तो उसका ऐसा मान होता है, ऐसा उसको भान पड़ता है कि उसको वो सारे सुख मिल रहे हैं जो कि वो अपनी मदर से अपेक्षा करता है या करती है। आजकल लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, ट्विन फ्लेम्स, और सोलमेट्स की तो लोग बातें करते ही हैं। तो जो हमारा स्पाउस होता है, जिससे हमारा विवाह होता है, वो हमारा ट्विन फ्लेम होता है या सोलमेट होता है? और ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। मैरिज और रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। सदियों से कुंडलियां मिलाई जाती हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम ये जानने वाले हैं कि कुंडली मिलाने के बाद भी डिवोर्स क्यों होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या जिन सोल से हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते हैं, जिनसे हमारा विवाह होता है, क्या उनसे हमारा सबसे पूर्व जन्मों का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स कैसे एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, क्या प्रेम डेस्टिनी है या हमारी चॉइस है जो हम फ्री विल से बनाते हैं। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन होने वाला है और बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव से आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर विनय बजरंगी का। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार, थैंक यू। तो सर, जैसा हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, हमने ये बात की कि हम हमारे माता पिता हमारे पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं, हमारे भाई बहन हमारे सिबलिंग्स पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। ज्योतिष से हमें कैसे पता लगता है कि हमारी जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स आ रही हैं, हमारे जो स्पाउस आ रहे हैं, वो भी हमारे पूर्व जन्म से हैं? देखिए, ये बात जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पता चल सकती है कि जो आपके स्पाउस हैं वो आपके पिछले जन्म से आए हैं कि नहीं आए हैं, पहली बात। और यदि आए हैं तो उनके साथ आपका संबंध कितने जन्मों का रहा है। बहुत बार कुछ डिबैकल्स हो जाते हैं सोल के साथ, और वो डिबैकल्स क्या होते हैं कि आपका सोलमेट जो है वो आपसे बिछड़ जाता है। इस जन्म में वो आपके साथ गठजोड़ में बंध नहीं पाता, यानी कि स्पाउस का रिलेशनशिप नहीं हो पाता। वो आपका एक लवर या प्रीतम बन के ही रह जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि विवाह किसी से करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है, और जहाँ पर मन होता है वहाँ पर भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है और बहुत लंबी चलती है और कभी भी खराब नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जो सोल है उसके साथ कनेक्ट उसका कुछ ना कुछ रहा है। मेरे पास क्योंकि अध्ययनरत बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, तो इसका मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, और इस अध्ययन में मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि अ, आपकी शादी ज़रूरी नहीं है कि अ, उस व्यक्ति के साथ हुई हो जिसके साथ आपका पिछले जन्म में संबंध रहा हो, या फिर वो आपका सोलमेट या फिर आपका स्पाउस रहा हो। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका कोई सोलमेट रहा हो जो कि
आपका पिछले जन्म में कोई संबंधी रहा हो या फिर आपका 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 एक तरीके से पार्टनर रहा हो, इस जीवन में उसका कनेक्शन ना रहा हो और वो आपका इस समय प्रेमी बन जाए। तो ये सारी की सारी इंडिकेशंस आपके हॉरोस्कोप से पता चल जाती हैं। ओके। तो सर जैसा आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म के पार्टनर से ही विवाह हो, तो फिर 7 जन्मों की क्यों बातें करते हैं लोग? गाने लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं। देखिए, मैंने ये काफ़ी अध्ययन करने की कोशिश जी। की। बात 7 जन्मों की नहीं है, बात और भी ज़्यादा जन्मों की हो सकती है। अ, जो सोल होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका जो लग्न है, वो आप हैं और आपका जो जीवन साथी होगा, वो सप्तम भाव है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो पर्पस है लाइफ सोल का वो ये है कि अपने आप को आप परिष्कृत कीजिए, यानी कि इम्प्रोवाइज कीजिए और आप जो है श्री चरणों में जाकर विलीन हो जाइए एक समय के बाद, जब आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज कर लिया। तो आपको इम्प्रोवाइज करने के लिए आपकी सोलमेट होती है या होता है सेवेंथ हाउस। जो कॉम्प्लीमेंट्री हाउस होता है वो सेवेंथ हाउस होता है। तो आपके अपने कुछ गुण हो गए, कुछ विशिष्ट गुण हो गए, और आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री हाउस है वहाँ से कुछ विशिष्ट गुण अपने अंदर बनाए और अपने आप को आपने उससे सप्लीमेंट कर लिया। तो सोलमेट का काम यही होता है कि आपको एक तरीके से मोक्ष द्वार पर पुश करना। अब ऐसा कहा जाता है कि ऐसा समझा भी जाता है कि जब आप एक अर्धांगिनी के साथ या जीवन साथी के साथ 7 जन्मों में जाएंगे तो आप उसकी भांति हो जाएंगे, यानी कि आपका जो लग्न है वो पूर्ण हो जाएगा, यानी कि वो भाव पूर्ण हो जाएगा। तो आपकी कुंडली से ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो आपके साथ इस समय स्पाउस है या होने वाला है, उसके साथ आपका जन्म का रिश्ता कितना हो चुका है, यानी कि 2 हुए हैं, 3 हुए हैं या 7 पूरे हो चुके हैं, या अभी भी ज़रूरत पड़ रही है, यानी आगे भी जा रहा है। यानी कि अभी आपका जो मिशन है, जो आपको लेना है अपने 7th हाउस से, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, वो कॉम्प्लीमेंट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जो है वो पढ़ने की बात होती है। बिल्कुल। तो सर हम 7th हाउस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, पर 7th से पहले, मैरिज से पहले 5th हाउस आता है। तो विवाह से पहले प्रेम संबंध और भी आते हैं। तो आप 5th हाउस को थोड़ा डिटेल में समझाइए, क्यों हमें कुछ लोग पसंद आते हैं जो हमारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन उनके साथ वो कनेक्शन एक विवाह में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये 5th हाउस की स्टोरी थोड़ी हमें समझाइए। बहुत इम्पॉर्टेंट भाव होता है फिफ्थ हुँ, हाउस। जो ट्राइन्स होते हैं 1, 5, 9, उसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाउस माना जाता है, क्योंकि ये जो है प्रेम में तो बाद में आता है, आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन में पहले आता है ये। आपकी मदर का सेकंड हाउस होता है ये, यानी कि फोर्थ हाउस से सेकंड होता है। जी। तो ये काफ़ी सशक्त हाउस माना जाता है, यानी कि आपकी मदर का ये धन भाव माना जाता है। इस कारण से इसका अपना एक मान है, इसका एक अपना एक स्वर्ग होता है। और आदमी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होता है? अपनी माँ के पास होता है, 4th हाउस। ठीक है? वो उसका धन भाव होता है, यानी कि व्यक्ति जब प्रेम में आता है, तो उसका ऐसा मान होता है, ऐसा उसको भान पड़ता है कि उसको वो सारे सुख मिल रहे हैं, जो कि वो अपनी मदर से अपेक्षा करता है या करती है। यानी कि वो एक प्लेज़र में आता है वहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है, कि व्यक्ति वूम्ब में होता है, गर्भ में होता है, कुछ देखता नहीं है लेकिन अपनी माँ को पहचानता है। इसी प्रकार से प्रेम जो है, वो व्यक्ति देखते ही समझ जाता है कि ये मेरा प्रेमी है या ये मेरी प्रेमिका है। तो वहाँ भी अंधापन ही आ जाता है। वही जो आँखों से बिना देख के आदमी पहचान जाता है। तो फिफ्थ हाउस इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो कि अपने फिफ्थ हाउस से सारी की सारी पॉजिटिविटी ले लेते हैं और उसको सेवेंथ हाउस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि फिफ्थ हाउस की अपॉर्चुनिटी को सेवेंथ हाउस में कन्वर्ट करना, ये भी एक योग्यता होती है। बहुत कम लोगों में होती है ये, लेकिन जिनमें होती है वो वास्तव में स्वर्ग में राज करते हैं, क्योंकि प्रेम जिससे किया उससे फिर इवेंचुअली विवाह कर लिया। अब बात यह है कि अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है तो आपके पास जो है वो आप प्रेम में फंसेंगे। फंसेंगे मेरा कहने का मतलब ये कि प्रेम में जाएंगे। पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब आप प्रेम में
जाएंगे तो सही, लेकिन वहाँ फंस जाएंगे। वहाँ पर आपकी गाड़ी थोड़ी सी ढीली हो सकती है, हो सकता है कि दलदल में फंस जाएं आप। तो फिफ्थ हाउस को इस प्रकार से देखा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रेम के अंदर किसी को कोई परेशानी आ रही है, यानी कि जिससे प्रेम किया वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो ये डिफेक्ट जो है वो सिर्फ फिफ्थ हाउस का नहीं है। ये डिफेक्ट जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हाउस यानी कि 11th हाउस का है। हम जो है उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या डिफेक्ट्स हैं और फिफ्थ हाउस को हम कैसे अच्छा या और अच्छा कर सकते हैं। तो वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम, व्हेन वन फेसेस इन लाइफ, कि उसको प्रॉब्लम आ रही है कि यार जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे इसका क्या होगा, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको 11th हाउस खोल देता है। यदि आपका 11th हाउस स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, फिफ्थ हाउस को वो कॉम्प्लीमेंट करता है अच्छी तरीके से, तो जो आपने काम सोचा है या जो किया है वो उसमें आपको विजय हासिल हो जाएगी, यानी कि आप अपने प्रेम के अंदर सफल हो जाएंगे और आपको अपना प्रीतम या प्रेसी मिल जाएगी। यदि आपका 11th हाउस यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हाउस वीक होगा, तो आपके सारे के सारे प्रयास जो है निष्फल हो सकते हैं, विफल हो सकते हैं। यानी कि अगर हमको कोई उपाय करने हैं जिससे कि हम प्रेम के अंदर पास हो जाएं, तो हमको सारे के सारे उपाय 11th हाउस के करने चाहिए, वाह। क्योंकि वो हमारा कॉम्प्लीमेंटरी हाउस है, वहीं से डिफेक्ट आ रहा है। यदि हमने उस डिफेक्ट को भांप लिया क्या डिफेक्ट है, तो हम जो है अपने जो लव लाइफ है उसको एक अच्छी मैरिड लाइफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक सर, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर्स फिफ्थ हाउस की रेमेडीज ही बताएंगे, क्योंकि फिफ्थ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप का माना जाता है। बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, जैसा सर ने कहा, कि कौन सा हाउस उसे वहाँ से देख रहा है। जी जैसा कि आपने कहा कॉम्प्लीमेंट्री हाउस। जी सर यहाँ से मेरा एक सवाल ये भी आता है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का भी होगा, क्या जो हमारे फिफ्थ हाउस के कनेक्शंस हैं वो भी हमारे पूर्व जन्मों से आते हैं? इससे मेरा मतलब है कि जो लोग हमें जिनको हम बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, जिनके साथ हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप इनिशिएट करना चाहते हैं, क्या उनसे भी पूर्व जन्मों का कनेक्शन है, या सिर्फ लाइफ पार्टनर जो स्पाउस होता है उससे होता है? अच्छा, तो देखो, ये बड़ा सिंपल सा एक फिनोमेना है कि जो आत्माएं होती हैं या सोल्स होती हैं वो सीमित होती हैं। अ, आप जिसके साथ भी एसोसिएशन में आते हो वो आपका कोई रिलेशनशिप होता है प्रीवियस लाइफ का या पास्ट लाइफ का, होता ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जिससे आप इस जीवन में प्रेम में हो उसके साथ पिछले जीवन में आपने प्रेम ही किया हो, वो आपके साथ उसका एसोसिएशन अवश्य होगा। अब ये देखने की बात यह है कि वो एसोसिएशन क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए कि एक आपका जो लाइफ पार्टनर बनना चाहता है जिससे आप प्रेम में हो, और वो आपके ऊपर दादागिरी करता है, आपको बहुत समझाता है, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो आपका कनेक्शन शिष्य गुरु का भी हो सकता है पिछले जन्म में। अगर वो जो है आपकी सब बात मान जाता है, आप जो कहती हैं वो करना शुरू कर देता है, हाँ ये भी, हाँ ये भी ठीक है, वो आंखें बंद करके मानना शुरू कर देता है, तो ये भी हो सकता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो आपके पिछले जीवन में जो कि आपकी सारी बातें मानता हो। तो ये एक जो सोल कनेक्ट होता है, ये हॉरोस्कोप जब दोनों इकट्ठे रखते हैं तो पता चल जाता है कि इनका रिलेशनशिप क्या रहा होगा। और मैंने तो अपनी इस जर्नी के अंदर देखा है कि 80-90% आप जो हैं वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से कनेक्शन लिए हुए होते हैं, और वो कनेक्शन जब पता चल जाता है तब हमको रेमेडीज पता चल जाती हैं। रेमेडीज ये नहीं कि कोई पूजा पाठ करना है, रेमेडीज वो कि यार हमने इसको पिछले जीवन में किस प्रकार से मनाया था, हाँ। या फिर ये हमसे पिछले जीवन में किस प्रकार से नहीं मन पाया था, और तंग किया था। या तंग किया था, या क्या परेशानी थी, हमको ये बात पता चल जाती है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा लाइफ पढ़ा हुआ होता है। तो यानी कि इस जीवन में वो कैसे मानेगा या इस जीवन में कैसे नहीं मानेगा, क्या हमको करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से अनुनय विनय करना चाहिए, ताकि जो है हमारी बात वहाँ पर सिद्ध हो जाए। और बहुधा हम ट्रैप में भी होते हैं कि हम अपना दिल दे बैठते हैं किस ऐसे व्यक्ति को जो कि हमारा दुश्मन होता है, यानी कि हाँ, एनिमी होता है, कार्मिक यानी कि पार्टनर्स जो यस, बनते और हैं। वो जो है हमसे कोई ना कोई ऋण वापस लेने आता है, चाहे वो हमको परेशान करने के, चाहे वो हमको स्ट्रेस में डाल के, यानी कि
घोस्ट करना शुरू कर दिया, पता लगा कि 3-4 महीने की रिलेशनशिप हुई और उसके बाद भाग गया या भाग गई, मिल ही नहीं रहा है, फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रहे हैं, नहीं करने आ रहा। हम स्ट्रेस में हैं, हमने इधर फ़ोन कर लिया, उधर फ़ोन कर लिया। तो ये आपको एक अनड्यूस्ड एक मेंटल स्ट्रेस में डाल दिया और मान लो जी कि बीच में कहीं मिल भी गया, बातचीत भी हो गई, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर से वही नखरे शुरू हो गए। यानी कि वो आपको टेस्टिंग करने आया है, वो आपका एक दुश्मन है जो अपनी खुंदक पिछले जीवन में निकाल नहीं पाया था। यहाँ पर आकर आपको वो परेशान करके इस जीवन में वो निकाल लेगा। तो इस ट्रैप से हमको बचना चाहिए और यही फ़ायदा है हॉरोस्कोप को पढ़ने का। लोग पूछते हैं मुझसे, क्या फ़ायदा है हॉरोस्कोप पढ़ने का जब सब कुछ बंधा हुआ है? बंधा हुआ कुछ नहीं है। आपको ये बताया गया है कि आप अपने पिछले जीवन में कैसे थे, किस प्रकार से अपना जीवन जिया, आपको क्या ऐसे ही जीना है? तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ऐसे जी जाएगा। आपको क्या मॉडिफ़िकेशंस करने हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, तो जैसा पिछला जीवन था वैसा नहीं रहने वाला, वो चेंज होने वाला है। तो अपने फ्री विल से जो जुपिटर की प्लेसमेंट है उससे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं और एक बार आप ड्रास्टिकली चेंज कर लेंगे, तो आपने अपनी आत्मा को मॉडिफ़ाई कर दिया, यानी कि अपनी सोल को मॉडिफ़ाई कर दिया। सोल मॉडिफ़ाई हो जाएगी यानी कि आप अपने नेक्स्ट जीवन के अंदर एक बेटर रंगोली हो जाएंगी, राइट? और फिर उसके नेक्स्ट जीवन में एक और बेटर रंगोली हो जाएंगी। तो यानी कि आप श्री चरणों की तरफ जाने के अपने मार्ग के ऊपर जाना आरंभ कर देंगे। डेफिनेटली सर। तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद मैं तो मेरी कुंडली पढ़वा रही हूँ आपसे। एनीवे सर, जैसा आपने बात की कि हमारा ऋणानुबंधन होता है उन सोल से, और मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग अट्रैक्ट ही ऐसे पार्टनर्स से होते हैं मोस्टली। बहुत कुछ लोग के अच्छे रिलेशनशिप्स चलते हैं, लेकिन बहुत लोग रिलेशनशिप्स में स्पेशली बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि वो ऐसे टॉक्सिक पार्टनर्स को, जिन्हें वो टॉक्सिक नाम देंगे, बट अनअवेलेबल पार्टनर्स को चेस करेंगे, जो उन्हें रिजेक्ट करेंगे, गोस्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो ये पास्ट लाइफ कर्मा ही है। बिल्कुल पास्ट लाइफ कर्मा है और इससे हमको बेवेयर होना चाहिए। अब क्यों बेवेयर होना चाहिए मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और अच्छा काम करना है। ओके। मान लीजिए कि आपके लिए कोई और इंतज़ार कर रहा है और आपको कुछ और करना है, ये नहीं करना है, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये आपके मन को ख़राब कर रहा है, ये आपके एफ़र्ट्स को ज़ीरो कर रहा है, ये आपके जीवन के अंदर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल का ब्लॉकेड लेके आ गया। आप कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ आगे कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आप उसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं और कहते हैं कि साहब ये हमारा जो है लाइफ़ पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा था, मैं इसके साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में था या थी और ये जो है वो मुझसे जो है अब बात नहीं करता है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन बात नहीं बन रही है। कुंडली देखने के बाद मैंने कहा कि ये बात समझो कि ये तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूँ वैसे टप 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 आंसू शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो आधे घंटे तक सिर्फ यही गाता रहती है कि किसी तरीके से, किसी जतन से, किसी बात से वो आ जाए, मैं कुछ भी उपाय करने को तैयार हूँ लेकिन वो मेरे पास आ जाए। मैंने कहा आ जाएगा, आ जाएगा। वो अभी आपको ये पता है कि ये नहीं आने वाला, मैंने कहा कि आ जाएगा, पता लगा कि 1 महीना लगेगा आने में, 1 महीना वो खराब, आने के बाद 15 दिन के बाद फिर चला जाएगा और उसके बाद फिर 6 महीने खराब। ये कब तक चलाओगे? क्यों अपने जीवन को बेकार कर रहे हो, सर्वनाश कर रहे हो, ऐसी सोल के लिए जो कि आपको ठेंगा दिखाने के लिए आया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको वहाँ से हटना है और हमको ये समझना है कि ये सोल जो है वो हमारे लिए है ही नहीं। वो चाहे आपको अच्छा, आप एक बात करना शुरू कीजिए, वो आप उसको छोड़ दीजिए। उसको पता चलेगा यार ये तो मुझे अब देख ही नहीं रहा, या मुझे देख ही नहीं रही है, तो वो बीच-बीच में आपको जो है वो थोड़ा-थोड़ा अटेंशन देना देना चालू कर देगा। करेगा। जैसे कि आप अपना टाइम फिर से वेस्ट करना शुरू करें। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है थ्रू हॉरोस्कोप कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ पर हमको रुक जाना चाहिए और कहाँ हमको बियॉन्ड देखना शुरू करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट सर, अनफॉर्चुनेटली यही ना कि उस सोल से अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम सोचते हैं ये नहीं मिला तो पता नहीं लाइफ में क्या हो जाएगा। वो दुश्मन है, वो शत्रु है। हम ये बात नहीं समझ रहे। हम ये समझ रहे हैं कि वो अटैच सोल है, वो बहुत है, उसी से मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएँगे। उससे मैं अगर एक बार मेरा एसोसिएशन हो जाए, तो मैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर झंडा डाल दिया मैंने, ऐसे होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैंने ये देखा कि 5-5, 6-6 साल की
कोर्टशिप के बाद, डेटिंग के बाद मैरिज करते हैं और 1 महीने के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि जानते नहीं हैं, सिर्फ 5 मिनट कॉफ़ी पे मिले, शादी कर ली और 10 साल से जो है वो शादी को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या लिया और आप अपने आप को कितना जो है वो एक नेगेटिव सब्जेक्ट करना चाहती हैं परेशानियों के लिए। तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा जब आपके सामने हॉरोस्कोप पड़ा है, तो ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाहिए, अपने आप को पॉज़िटिव कर रखना चाहिए और थोड़ा-सा दिल पे जो है ज़ोर लेके चीज़ों को अलग करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, और हम भी आगे बढ़ते हैं 5th से, अब हम 7th हाउस पे चलते हैं, जी। जहाँ से एक बहुत ही आई थिंक प्यारी स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसा आपने कहा 7th हाउस हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सोल है। 7th हाउस हमें कहते हैं ना कि एक पार्टनर हमें पूरा करता है, तो आई थिंक ये हर तरीके से, ये एक स्पिरिचुअल तरीके से भी है कि हमारी सोल की इवॉल्वमेंट का बहुत बड़ा कारण हमारा स्पाउस होता है। बट एट द सेम टाइम सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि 7th हाउस में हमारा सबसे बड़ा कर्म भी है, हमारे माता पिता से है, हमारे भाई बहनों से है, बट हमारे स्पाउस से भी हमारा सबसे बड़ा कर्म है। तो सर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ 7th हाउस से ही पार्टनर मतलब स्पाउस का पता लगता है? कैसे 7th हाउस हमारे स्पाउस का नेचर, उसका करियर, उसका प्रोफेशन, ये सब हमें बताता है? 7th हाउस आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है और 7th हाउस ये बताता है कि आपको क्या-क्या चाहिए जो आपके पास नहीं है। हम्म। तो इसलिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके पास नहीं है। तुम्हारा पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन तुमने देखा होगा कि जो स्पाउस होते हैं, एक ठंडा होता है तो एक गर्म होता है, हाँ हाँ। एक थोड़ा-सा गुस्सा कर रहा होता है तो एक शांत होता है, बिल्कुल। एक जो है वो सामाजिक चीज़ों के अंदर इतना दक्ष नहीं होता तो दूसरा बहुत दक्ष होता है। तो हाँ वो बहुत हद तक कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो सही सोल्स होते हैं। अगर एक ही आदत के दोनों मिल हाँ जाएँगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं किया, हाँ। मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये है और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि 7th हाउस की हम बात करते हैं तो 7th हाउस जो है वो उसके अंदर कौन से ग्रह प्लेस्ड हैं हम्म। और वो कौन सी जगह पर प्लेस्ड हैं, 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ गया हुआ है, वो कितने डिग्रीज का है, वो नवांश के अंदर कहाँ पर बैठा हुआ है। इससे स्पाउस के नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जब स्पाउस के नेचर का पता चल जाता है तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपने नेचर को मॉडिफाई करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि मान लीजिए कि आपका स्पाउस जिद्दी आने वाला है हम्म। और आप भी जिद्दी हैं, तो कैसे चलेगा? दोनों का सन फर्स्ट हाउस में। तो आपको जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका स्पाउस संकीर्ण सोच का आने वाला है, नैरो माइंडेड है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू डील विद नैरो माइंडेड पीपल। अगर आपका 7th हाउस ये कहता है कि आपका स्पाउस अनड्यूली आर्गुमेंटेटिव होगा, तो आपको हाउ टू डील विद दोस काइंड ऑफ पीपल ये देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आपके जीवन के अंदर एक ऐसी परेशानी आ जाएगी जिसका कोई जो है वो इलाज नहीं हो सकता। तो आपका 7th हाउस के अंदर प्लेस्ड प्लैनेट्स और 7th हाउस का लॉर्ड वो जिस नवांश में बैठा हुआ है, अब नवांश के बारे में बताऊंगा क्या होता है। वो आपके जो लाइफ पार्टनर है उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर देता है कि उसका नेचर क्या होगा, वो किस प्रकार से आपके साथ एक्ट और रिएक्ट करेगा। अब समझने की बात यह है कि मेरे पास आपके स्पाउस का हॉरोस्कोप नहीं है, मैं तो ये सारी सारी बातें आपके हॉरोस्कोप से पढ़ के बता रहा हूं। यानी कि यू आर डेस्टिन्ड टू हैव अ हस्बैंड और अ वाइफ ऑफ दिस सॉर्ट। तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है कि मेरा तो स्पाउस ऐसे आने वाला है जैसा मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है, तो आई हैव टू मॉडिफाई माई सेल्फ सो दैट मेरा उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो और मैं जो हूँ जीवन को बहुत अच्छी तरीके से बिता सकूँ। अब जब हम 7th हाउस पढ़ते हैं तो ये आपका 10th हाउस का 10th होता है, यानी कि सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी होता है। यदि आपने इसके साथ जस्टिस कर दिया तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है, मान के चलिएगा इस बात को। ये उपाय होता है, मान लीजिए कि कोई कहे कि मेरा ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका अगला क्वेश्चन ये होता है कि तुम्हारी बीवी से बनती है कि नहीं भाई? थोड़ी बहुत खटर-पटर रहती है, कभी-कभी झंझट ज़्यादा होता है, उसको ठीक कर लो। क्यों तुमने 10th हाउस ठीक कर अपना 7th हाउस ठीक कर लिया, 10th हाउस अपने आप ठीक हो जाएगा, वो 10th का 10th है, ठीक हो जाएगा। तो यानी कि इफ यू आर एट पीस एट होम, यू आर डूइंग गुड एट द करियर फ्रंट ऑल्सो। वाह। तो दिस इज समथिंग दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड।
हम जो है वो बहुत बार ये सोचते हैं कि हम जो है इसको ठीक करते हैं, बाकी सब तो अपने आप हो जाएंगे। नहीं, हम बाकी चीज़ों को ठीक करना शुरू करें तो अपने आप ही पॉजिटिविटी फिर आनी आरंभ हो जाती है। तो उसके कौन कौन से भाव हैं, अब जैसे सेवन्थ हाउस की बात करते हैं तो वो आपका धन भाव हो जाता है सिक्स्थ हाउस का। रोग की बात नहीं करता हूं, रिपु की बात करता हूं। रिपु का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि आपके जो जो जिनसे आपकी फाइट होगी उनका वो धन भाव हो जाता है। यदि आपने उसको ठीक प्रकार से हैंडल कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने रिपुओं की, यानी कि अपने जो जो दुश्मन होते हैं उनकी सप्लाई चेन काट दी, यानी कि उनका धन काट दिया। यानी कि यदि आपको लड़ना है अपने दुश्मनों से तो आपको अपने सेवन्थ हाउस को एक अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। यदि आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस आपके लव लाइफ का होता है, जी। जैसे मैंने बताया आपको। फिफ्थ हाउस टेंथ हाउस का करियर से अष्टम हो जाता है। यानी कि फिफ्थ हाउस के अंदर यदि आप गलत चीज में फंस गए तो आपके करियर की डेथ हो जाती है, मृत्यु भाव हो गया ना, टेंथ का एट्थ हो गया। आप बस फिर लैला मजनू बन जाते हैं। वाह। और फिर आपने क्या किया, अपने प्रोफेशन तो जीरो हो गए आप। तो हाँ। वहां कुछ हो ही नहीं रहा, वहां पर जा रहे हैं, बॉस गाली दे रहा है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, वो तो छोड़ गई, वो बहुत परेशान हूं मैं। वो अगर आपने उसको ठीक कर लिया तो आपका जो है करियर भी ठीक हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिफ्थ हाउस, टेंथ हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करियर पर्सपेक्टिव से। फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एंड इट हैज गॉट अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द टेंथ हाउस। यदि आपने अपनी लव लाइफ अच्छी कर ली, करियर अच्छा हो जाएगा। यदि आपने अपना स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छी कर ली तो आपका करियर अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यदि हमने इसको मैनेज कर लिया तो जीवन अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सर। सर, जैसा हमने सेवेंथ हाउस से एसोसिएटेड सोल कनेक्शन की बात की, आजकल लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, ट्विन फ्लेम्स, और सोलमेट्स की तो लोग बातें करते ही हैं। तो जो हमारा स्पाउस होता है, जिससे हमारा विवाह होता है, वो हमारा ट्विन फ्लेम होता है या सोलमेट होता है? और ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हैं? देखो, ऐसा है कि मैं अभी तक आपको बहुत सारी बातें बता रहा था विस्तार से, और आपको उसको कोरिलेट आपने इस प्रकार से करना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दैट इज़ जो है वो जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ करता है। सोलमेट से कोई लेना देना नहीं है उसका। जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ योर ट्विन फ्लेम। तो आपको मान लीजिए कि अपना ट्विन फ्लेम देखना है तो आपके सेवेंथ हाउस से आएगा, यानी कि आपके स्पाउस से आएगा। वो सोलमेट नहीं है, वो सोलमेट हो सकता है, सोलमेट नेसेसरीली नहीं है। आपको कैसा कैसा एक पार्ट वो ट्विन फ्लेम चाहिए, वो आपका सेवेंथ हाउस बताता है, क्योंकि वो चीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ट्विन फ्लेम is your complementary things that you need for yourself. This is first thing. Soulmate is very different. Soulmate जो होता है, जिससे आपका आत्मा का जुड़ाव होता है, वो फिफ्थ हाउस अगर किसी का स्ट्रांग होता है तो दैट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ योर सोलमेट। तो यदि हम सोलमेट की पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि सोलमेट कैसा होगा, वो फिफ्थ हाउस से पढ़ते हैं। और यदि हम आपका ट्विन फ्लेम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके सेवेंथ हाउस से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके। वो वहां से पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोलमेट एंड अ ट्विन फ्लेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब मैं कभी पूछता हूँ किसी से कि मान लीजिए कि किसी ने शादी करने से पहले कोई किसी दूसरे के साथ एसोसिएशन में था, और फिर उसके साथ नाता टूट गया और फिर शादी किसी और के साथ हो गई। तो मुझे ये बताओ कि हाउ वॉज टिल द टाइम आप यू ब्रोक अप, हाउ वॉज दैट पर्सन? तो दैट इज योर सोल स्पीकिंग। एंड now you have married, peacefully married, तो हाउ इज दैट पर्सन एंड हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम देयर फिफ्थ हाउस? तो वो जो है वो ट्विन फ्लेम हो जाता है, क्योंकि वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री भाव बन जाता है। सर, पर जितना मैंने पढ़ा है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत पेनफुल होती हैं। क्या कारण है? अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है तो वो हमें इतना पेन क्यों देने आती है हमारी सोल जर्नी के लिए? देखिए, वो आप नहीं है, हम्म। वो आप जैसी भी नहीं है, हम्म। वो आपके बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो उसको सप्लीमेंट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो
आपके जीवन के अंदर वो एक जो रिक्त स्थान होता है ना, उसको भरने आती है और फिर वो चली जाती है जब, तो रिक्त स्थान के जाने से बहुत वैक्यूम क्रिएट होता है, बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए वो ऐसा आभास देती है कि बहुत पेनफुल होती है। लेकिन माइंड यू जब आप की मैरिज हो जाती है और फिर आप वो सब चीज़ें ढूँढते हैं अपने 7th हाउस में, तो वो ट्विन फ्लेम की भांति ही चमकता हुआ नज़र आता है। सर आपने कहा कि ट्विन फ्लेम्स चले जाते हैं, लेकिन अगर वो शादी हो रही है उनकी, तो वो दोनों साथ ही हैं, तो कोई सेपरेशन नहीं है, फिर तो ये एक हैप्पी यूनियन दिख रहा है। बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में तो बहुत सारा डिटैचमेंट होता है, बहुत सारा पेन भी होता है। लेकिन अगर दो लोगों की शादी हो गई है, तो वहाँ तो सीमिंगली अच्छी चीज़ें दिखती हैं। तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम? एंड जब आपका फर्स्ट हाउस है और जो 7th हाउस है, वो ट्विन फ्लेम्स हैं, हम्म। राइट? मान लीजिए कि आपकी एक से रिलेशनशिप हुई है और वो आपके 7th हाउस जैसा है, तो वो ट्विन फ्लेम होगा और वो परेशानी देगा आपको यदि वो चला जाएगा तो। हम्म। मतलब अगर सपोज़ वो आपके जीवन से चला गया तो आपको पूरी की पूरी परेशानी दे रहा है, जो उसने झंझट देने थे वो दे रहा है। अब आपकी जिससे मैरिज हुई है, वो भी आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री 7th हाउस है, बिल्कुल डायरेक्टली अपोज़िट है, 180 डिग्री पे बैठा हुआ है वो। वो भी ट्विन फ्लेम है, यानी कि उसका जो नेचर है, वो आपको परेशानी देगा। आप किसी भी हाउसहोल्ड में चले जाइए, किसी भी दंपत्ति से बात कर लीजिए, तो बहुत कम लोग होंगे जो कि कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, कहेंगे ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन उनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है। लेकिन आपस में खटर-पटर पूरी की पूरी चलती है और एक समय के बाद वो इतनी अच्छी हो जाती है प्रगाढ़ता यानी कि क्लोज़नेस कि अ, वैसे जितने मर्ज़ी लड़ते रहेंगे लेकिन दूर कर देंगे तो उनको जो है वो परेशानी आपको नज़र आती रहेगी कि कैसे क्या है, क्या नहीं है। तो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्पाउस है और उसके अंदर 2 सिचुएशन बनती हैं। एक के अंदर वो आपको मिला हम्म। और दूसरी ये बनती है कि वो आपको नहीं मिला। तो नहीं नहीं मिला के अंदर बहुत पेन देता है क्योंकि वो तो चला ही गया और जो मिला उसके अंदर भी जो गृहस्थी का पेन होता है वो रहता ही रहता है। जैसा हमने कार्मिक बैगेज की बात की जी, थी कि बिल्कुल। मैरिज भी बहुत बड़ा कर्म है। जी, सर जैसा हमने पेनफुल कनेक्शंस की बात की, कुछ लोग शादी में इतनी पीसफुल लाइफ होती है उनकी, और कुछ लोगों की मैरिज इतनी पेनफुल होती है, जबकि हमारे स्पाउस का पर्पस यही होता है कि वो हमारी सोल एवोल्यूशन में हमारी हेल्प करे। जैसा आपने कहा कि फर्स्ट से सेवन्थ ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज हमारी सोल को इवॉल्व करने के लिए वो सोल आती है हमारी लाइफ में। पर ऐसा क्यों कि कुछ लोगों की शादी इतनी पेनफुल होती है, इतना इतना पेनफुल रिलेशनशिप होता है स्पाउस के साथ, और कुछ का हैप्पी रिलेशनशिप होता है? देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है। जिनकी आपको लगती है बहुत पीसफुल उनको हैंडल करना आता है। उनको पता है कि कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं और कब हमको जो है किसको कब वहाँ शांत होना है। और जो हैंडल नहीं कर पाते उनकी बहुत पेनफुल होती है। अगर हम बैकग्राउंड पे देखें तो सबकी होती एक जैसी है, लेकिन कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं बहुत अच्छे और समझदारी के साथ और कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। जो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, वो यदि बहुत ज़्यादा नासमझ हैं, तो वो उसको इतना बिगाड़ देते हैं कि फिर वो इकट्ठे रह भी नहीं पाते। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आएँ और उसको कन्वर्ट कर दें, हम्म। तो हमको ये समझना चाहिए कि मेरे विचार और इसके विचार क्या-क्या हैं, कैसे-कैसे हैं। और ये जो है एक एस्ट्रोलॉजिकल मैरिज काउंसलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस फेलो इज़ एंड हाउ हिज स्पाउस इज़ और वो पूरी की पूरी व्याख्या हो जाती है। और जब उनकी नेगेटिव चीज़ों को हम सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये परेशानियाँ आपको जीवन में आएँगी, आपको ये इस पॉइंट को एड्रेस करना पड़ेगा। तो यदि वो इतने समझदार होते हैं तो उसको एड्रेस करते हैं और उनकी परेशानियाँ समाप्त भी हो जाती हैं। और यदि वो नहीं जाते हैं काउंसलिंग को, तो कोई बात नहीं, तो वो खुद कर लें। यानी कि जब कोई परेशानी आए तो खुद हैंडल करें और अगर वो हैंडल नहीं करते हैं, तो इवेंचुअली वो परेशानी के अंदर उनको आना ही पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि जब एक बार आप अपने
रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करें तो ये समझ लें कि नेचर ऑफ स्पाउस क्या है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो कौन-कौन सी दशाएँ और ट्रांज़िट्स होगा जब ये जो नेचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एग्रावेट होगा। यानी कि आपके साथ ये कोलाइड कर जाएगा, आपके नेचर के साथ ये परेशानी के अंदर आ जाएगा। और ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ये भी समझना चाहिए। हम कभी-कभी वो चीज़ ठीक करने की चेष्टा करते हैं जो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो जी। हमको किससे बचना है? तो ये सब चीज़ें शादी के बाद अगर एड्रेस कर लें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी रिलेशनशिप हमारी जो टूट जाती हैं, वो बच जाएँगी। सर वही बात है जैसा आपने कहा कि बैलेंस करना आना चाहिए, और अगर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो बात सेपरेशन और डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या डिवोर्स भी प्रीडेस्टिन्ड होता है सर? क्या प्लेसमेंट्स होती हैं कि दो लोगों का डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा? अब इसको ना एक बहुत नए एंगल से बताने की कोशिश करता हूँ कि नथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड, एवरीथिंग इज़ इंडिकेटिव। दैट व्हेन आई लुक एट द हॉरोस्कोप, तो मुझे ये इंडिकेशन आ जाएगा कि भाई इस हॉरोस्कोप के अंदर डिवोर्स है, राइट? तो मैं ये चाहूँगा कि इसका डिवोर्स ना हो। दैट इज़ द सनातन धर्म, कि एक बार हमने शादी कर ली तो वी मैरी फॉर द लाइफ टाइम। तो इसका उपाय करते हैं हम लोग। उपाय क्या करते हैं कि जो यहाँ प्रॉब्लम है इस हॉरोस्कोप में, वो दूसरे हॉरोस्कोप में नहीं होनी चाहिए। मिल गया। अब मान लो कि इसमें प्रॉब्लम है और जिससे शादी हुई उससे हॉरोस्कोप मिलाया नहीं ठीक सही तरीके से, शादी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम 1 + 1 2 हो गई। तो अब यहां पर वो प्रॉब्लम नजर आती है, यहां भी डिवोर्स नजर आता है, यहां भी डिवोर्स नजर आता है, तो यानी डिवोर्स होगा। अब इसको प्रिवेंट करना है, दैट इज द न्यू टेल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होगा। कौन कौन से ग्रह कब कब एक्टिवेट हो रहे हैं, कैसे उनको डीएक्टिवेट करना है, किस तरीके से जो चीज परेशानी कर रही है। परेशानी कौन करता है? परेशानी करता है जुपिटर, परेशानी करता है वीनस, परेशानी करता है 7th हाउस का लॉर्ड। जुपिटर भी परेशानी करता जुपिटर है? क्यों नहीं परेशान? कार का, मैरिज का कारक है ना, शादी का कारक है, डूअर ऑफ मैरिज। लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज डिपेंड्स ऑन जुपिटर, राइट? घर कितना समृद्ध होगा डिपेंड्स ऑन जुपिटर। अगर वो एक नेगेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, मान लीजिए कि वो 7th हाउस से 12th में बैठा हुआ है, यानी कि 6th में बैठा हुआ है 7th हाउस से, तो वो गलत है, मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। मान लो कि वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि 7th हाउस से 8th बैठ गया, वो ठीक नहीं है। मान लो कि जुपिटर बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो 7th से 12th हो गया, ठीक नहीं है मैरिज के लिए भाई। डिस्पाइट कि वो बहुत अच्छी राशि में उच्च का बैठा है, तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो 7th हाउस से नेगेटिव जगह पर बैठा हुआ है, वो परेशानी क्रिएट कर देगा। और इसके ऊपर तुर्रा क्या होगा, और कि वीनस भी खराब बैठ जाए कहीं पर। मान लीजिए कि वीनस बैठ गया 2nd हाउस में, 7 से 2nd हाउस में वीनस बैठा हुआ है और 7 से 12th हाउस में जुपिटर बैठ गया, तो इसका तो बेड़ा गर्क होगा शादी में। अब इसको शादी जो करनी है वो एक अच्छे जुपिटर, अच्छे वीनस से करनी है, ताकि इसकी जो नेगेटिविटी है वो वहां से काउंटर बैलेंस हो जाए। कोई घंटी वंटी करके नहीं होगा, ये समझ के होगा कि वहां पर वीनस जुपिटर अच्छा होना चाहिए। 7th हाउस की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये स्टोरी यहां पर समाप्त नहीं होती है, स्टोरी चलती है आगे नवांश में। हमको ये देखना होता है कि मान लीजिए कि जुपिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है 7th हाउस से, तो नवांश में क्या कह रहा है वो? नवांश में पोजीशन थोड़ी सी सुधरी कि नहीं सुधरी? नवांश क्या होता है पता है? सोल। मैरिज फिजिकली जो होती है वो होती है लगन चार्ट से, और सोल की मैरिज होती है, या सोल देखो बताती है कि क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसे होगी, वो आप नवांश से पढ़ते हो, D9 चार्ट से। अगर D9 चार्ट अच्छा है और D1 चार्ट अच्छा नहीं है, तो हम कहते हैं चिंता मत करो, 3-4 साल किसी प्रकार से निकाल लो, लड़ते झगड़ते। एक बार जब सोल का कनेक्शन हो जाएगा शादी में, तो शादी चल जाएगी। तो 3-4 इयर्स में बच्चे प्लान कर लो किसी भी तरीके से, 3-4 इयर्स में जो है गृहस्थी को एक्सपैंड कर लो, चौथे साल में जो है वो सोल कनेक्शन हो जाएगा। यदि नवांश अच्छा है तो शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2-3 साल झगड़ेंगे, इधर उधर करेंगे, लेकिन उसके बाद इन द 4th ईयर चीजें ठीक हो जाएंगी। चाहे D1 में डिवोर्स के साइंस हो तो भी, अगर नवांश अच्छा है? अगर D1 चार्ट के अंदर डिवोर्स के चांसेस हैं, तो नवांश में यदि नहीं है तब भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 साल के बाद जो है चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब इसमें क्या है कि ऐसा ना हो कि लड़का और लड़की दोनों की दशाएं जो हैं वो बहुत ही नेगेटिवली एग्रावेटेड हों, ट्रांजिट उनके
ऐसे हो रहे हों कि वो जुपिटर को भी ऊपर कर रहे हों, वो वीनस को भी ऊपर कर रहे हों, कभी-कभी ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स भी एक्टिवेट कर देते हैं। फिर एक थ्योरी होती है जिससे कि हाउस एक्टिवेट होते हैं। कौन-सा हाउस एक्टिवेट चल रहा है? मान लीजिए कि आप जो हैं वो अपने 13वें साल में या फिर मान लीजिए 24वें साल की लाइफ में हैं, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है इस समय। एवरीथिंग ऑफ द फर्स्ट हाउस विल कम इनटू प्ले। मान लीजिए कि आपका 31st ईयर ऑफ लाइफ एक्टिवेटेड है, यानी 7th हाउस एक्टिवेटेड है। 7th हाउस एक्टिवेटेड है, 31st में आप शादी कर रहे हो और 7th हाउस आपका खराब है, तो आपकी पहले साल में शादी टूट जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई जानता ही नहीं है फंडामेंटल कि हाउ टू सी कि कौन सा हाउस एक्टिवेटेड चल रहा है, राइट? फर्स्ट हाउस में पहले साल में पहला हाउस एक्टिवेट होता है, 12वें साल में 12वां हाउस एक्टिवेट होता है, 24वें साल में 12वां हाउस एक्टिवेट होता है। ये कैलकुलेशन तरीका होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट हो रहा है और मान लीजिए शादी आपने उस साल कर ली तो पहले साल टूट जाएगी। 3 साल निकालने हैं, यानी कि अगर सपोज मान लीजिए कि 7th हाउस खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, और हम शादी करते हैं 28th ईयर में, कर लें, क्योंकि 3 साल के बाद जब वो 7th हाउस एक्टिवेट होगा तब तक मेरे 3 साल हो जाएंगे, तब तक सोल तब कनेक्शन तक बन सोल जाएगा। कनेक्शन हो जाएगा, शादी कर लो। तो दैट इज हाउ द चार्ट्स आर मैच। और हम क्या करते हैं, कंप्यूटर खोला, डाला डेट ऑफ बर्थ, ओह 28 गुण, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, ओह 12 गुण, शादी नहीं करना, शादी नहीं करना। ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन है शादी का। सर आपने गुण मिलान की बात की, क्यों गुण मिलने के बाद भी 28-30 गुण मिलने के बाद भी इतना इजीली डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? और मैंने सर ये भी देखा है जिनके 6 गुण मिल रहे हैं, 7 गुण मिल रहे हैं, वो हैप्पीली उनकी मैरिज चल रही है। देखो, ये कोई 1950 का सेटअप नहीं है जब गुण मिलान से काम हो जाता था। आजकल गुण मिलान से बस इतनी सी बात होती है कि आप उस शॉप में घुस जाते हैं जहां पर आपको साड़ी पसंद आई है कि हाँ भाई साड़ी बहुत अच्छी है, यानी गुण मिलान वहीं तक देखिए बस। उसके बाद जो डीपर एनालिसिस है, यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट, एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस की थ्योरी, आपको एक्टिवेशन ऑफ वीनस की थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ साथ नवांश चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यदि सिर्फ गुण मिलान के ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अभी आप 1950 में जी रहे हैं। आपके बच्चे नौकरी करते हैं, दोनों के दोनों कर रहे होंगे, वो मानते नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं कि आपने किस बेस के ऊपर उनकी शादी कर दी है। कल सुबह से आपके घर के अंदर जो कन्या आएगी, समझने की बात यह है कि वो फूल है किसी और बगिया का, राइट? आपने अपने घर में उसको प्रतिरूपित किया है। वो वहां पर आपको एक उसको कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी तो वहां पर वो पनपेगी। हम सोचते हैं कि जैसे हमने लिया, अब इसको जैसे मर्जी पानी देंगे और ये काम करना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होता है। तो जो लोग सिर्फ गुण मिलान को ये मानते हैं कि दैट इज द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी या मैच मेकिंग, सो दे आर ग्रॉसली रॉन्ग। दे शुड नॉट बी बेसिंग देयर डिसीजन ऑन इट। चाहे 3 गुण मिल रहे हों, शादी तब भी पॉसिबल है। सर गुण मिलान के अलावा और क्या देखना चाहिए अष्टकूट के अलावा? बिकॉज आपने ऐसा कहा कि सिर्फ गुण मिलान इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आई एम श्योर कि कुछ और भी कंपैटिबिलिटी चार्ट शो करता होगा जिसकी वजह से शादी हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नोविस के बस की बात नहीं है, ये मैं बताऊंगा। और जो एस्ट्रोलॉजर्स ये दम भरते हैं कि हमें कुंडली मिलानी आती है, मैं उनको बता रहा हूं ये बात कि आप ये देखिएगा। नंबर 1, गुण मिलान देख लीजिए, ठीक है? इससे आप खुश हो जाएंगे कि मैंने कम से कम जो एलिमेंट्री क्लासिक्स हैं उसके हिसाब से गुण मिलान कर लिया, देख लीजिए। लेकिन उसका वेटेज सिर्फ 20% है 100 में से। फिर आपको देखिए कि मंगल, सैटर्न और केतु, ये जो है आपके जो शादी के भाव होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां और 12th, इसको किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। सिर्फ मंगल नहीं, मंगल के साथ सैटर्न और केतु, ये 3 प्लैनेट्स हैं जो कि आपके इन भावों के अंदर बैठेंगे तो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मैरिज के हाउसेस होते हैं। इनको देखना पड़ता है और ये नेगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेगेशन की थ्योरी आनी चाहिए कि कैंसिलेशन, रद्द कैसे हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक नहीं है। अगर वो अपने घर में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, तब भी मांगलिक नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, सप्तम भाव में मंगल बैठा है, अष्टम भाव में मंगल बैठा है, उसको मांगलिक मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। 85% टाइम्स वो मांगलिक होता ही नहीं। एक तो ये बात हो गई। जब आपने एक बार मंगल देख लिया, सैटर्न देख लिया, केतु देख लिया, जो कि शादी को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कारक मिलान होते हैं। कारक कौन होते हैं? जुपिटर, वीनस और लड़की के केस में मंगल भी। ये 3 कारक हमको देखे देखे जाते हैं। और सबसे बड़ा मैनेजर ऑफ द 7th हाउस कौन? 7th हाउस लॉर्ड,
इसकी प्लेसमेंट इन द बोथ चार्ट, D1 चार्ट में देखी जाती है, यानी कि लगन चार्ट में, और फिर D9 चार्ट में, यानी कि नवांश कुंडली के अंदर। जब आप ये सब मिला लेते हैं तब आपको पता चलता है कि कहाँ-कहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि कभी भी हॉरोस्कोप आपका 100% नहीं मिलता। 75%, 65% हॉरोस्कोप मैच इज़ अ नाइस मैच। आपको पता होना चाहिए कि सड़क में कहाँ-कहाँ गड्ढे हैं, कैसे गाड़ी को वहाँ से निकालना है। एक बार आपको ये पता चल जाए तो आप बहुत आराम के साथ जो है वो शादी को अंजाम दे सकते हैं और आने वाले जीवन को अच्छा कर सकते हैं। आपके D9 चार्ट कब एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि नवांश सोल कब एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही सोल एक्टिवेट होता है सारी शादियां चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी जब आपकी भूमिका बन जाती है तो आप जो हैं पॉजिटिविटी के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने तो 3-4 गुण की मिलती हुई कुंडली भी मिलाई है, और मैंने 32 और 36 गुणों की कुंडलियों को भी रिजेक्ट किया है कि नहीं शादी मत करना वरना ये परेशानी के अंदर आ जाएंगे। तो जो लोग अभी भी अष्टकूट पे अटके हुए हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई वहाँ मत अटको। अब वो ज़माना नहीं है कि आप अष्टकूट के बेस पे शादी कर दोगे। वो लड़की आपके घर में जो जिस प्रकार से पहले आती थी वैसे नहीं आ रही है। वो कल सुबह से दफ्तर जाना शुरू कर देगी। परसों सुबह से उसके अपनी पार्टीज़ होंगी, वहाँ जाएगी। वो आपके अष्टकूट के पैरामीटर्स के अंदर आ ही नहीं रही है। आप क्यों मिला रहे हो उसको? सर अष्टकूट में भी क्या ऐसा है, जैसे आपने कहा कि अष्टकूट को इतना इम्पोर्टेंट मत मानो, पर अष्टकूट में से क्या कोई ऐसा कूट है कि जिसको अभी भी एक बहुत वेटेज दी जाती है? जैसे मैंने नाड़ी दोष के बारे में जी। पढ़ा है कि भकूट नाड़ी, हाँ। भकूट और नाड़ी ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। भकूट जो होता है म्यूचुअल लव होता है कि कितनी देर तक रहने वाला है, क्योंकि वो आपके नक्षत्र के हिसाब से एक आपके बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है, यानी कि एक ने बिना कहे और दूसरे ने समझ ली वो वाली बात, वो भकूट से पता चलता है, ओके। राइट? उस व्यक्ति ने थोड़ा-सा ऐसा देखा, वो दूसरा आदमी समझ गया। हम्म। ये भकूट है। तो ये अगर कंपैटिबल है तो अच्छा माना जाता है। नाड़ी दोष इस प्रोजेनी, यानी कि वंशावली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नाड़ी दोष है, और अक्सर आजकल तो नाड़ी दोष होता ही है, वेरी क्यों होता कॉमन। है? क्योंकि बच्चे बहुत लेट शादी कर रहे हैं, 30, 31, 32, 33 में शादी कर रहे हैं। तो वैसे ही प्रोजेनी के अंदर दिक्कत आ जाती है, राइट? क्योंकि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और समस्याएं जो हैं प्रजनन में आ ही जाती हैं। तो नाड़ी दोष का कैंसलेशन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और 75% टाइम्स नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। कैंसिल के बहुत सारे नियम होते हैं। वो नियम मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो लोग कोई नियम देख नहीं सकता और बिना मतलब में वो टाइम लेगा, लेकिन कैंसिल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैं बताता हूँ, और वो ये है कि अगर नाड़ी दोष है तो बच्चे अपना, और जानते हैं एक दूसरे को, लव में है वो, तो बच्चे जाकर अपना RH फैक्टर टेस्ट करा लेना। डॉक्टर से पूछ ले कि भाई हमारा ब्लड ले लो, इसका ब्लड ले लो, और देख लो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। अगर डॉक्टर कहता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब ठीक है, गो एंड मैरी। ओके। नंबर 2, नाड़ी दोष होने के बाद गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड और वेरीफाइड फॉर IVF और IUI। अगर मान लो कि नाड़ी दोष है तो इसका मतलब बच्चे होने में परेशानी होगी ना, और डॉक्टर कहता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा होने में परेशानी हो सकती है, तो ये देख लो ना कि IVF IUI का योग है कि नहीं है, यानी कि असिस्टेंट मीन से जा सकते हैं मैरिज वो बच्चों के लिए कि नहीं। अगर एक एस्ट्रोलॉजर को ये देखना आता है और कह दे नहीं ये बच्चे आपके होंगे, वंशावली आपकी चल जाएगी क्योंकि IVF यानी कि असिस्टेड मीन से काम हो जाएगा, तो शादी कर लो। तो शादी कौन सा रोक रहा है? नाड़ी दोष शादी रोकता ही नहीं है, ना भकूट दोष रोकता है। आपको पता होना चाहिए कि यदि ये प्रॉब्लम है तो इसका संघार क्या है, ये कैसे खत्म होगा, ये पता होना चाहिए। फिर नाड़ी दोष होता क्यों है अगर वो शादी रोकता नहीं है तो? आज से 50 साल पहले जब IVF नहीं था, हम्म। जब ये सब तकनीक नहीं थी हमारे पास, तब ये वास्तव में बहुत बड़ा हथियार था। आज की डेट में ये इतना बड़ा हथियार है ये देखने के लिए कि जाओ एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ। आज है नाड़ी दोष, वो कहता है नाड़ी दोष है, आहा नाड़ी दोष है ना, तो जाओ एक बार दिखवा दो भाई, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों में, बच्चे थोड़े से इधर उधर के पैदा हो जाएं, राइट? जिनको स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, या बच्चे अच्छा। हो ही ना, तो ओके। डॉक्टर कहेगा कि नहीं है, तो खत्म हो गया नाड़ी दोष। हम्म। दूसरा, आप कोई बच्चे होंगे ही नहीं, तो अगर नहीं होंगे, डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकते हैं, तो IVF से होंगे कि नहीं होंगे?
यदि हम कहते हैं कि आईवीएफ से हो जाएंगे तो ठीक है, इसका मतलब नाड़ी दोष खत्म हो गया। तो अगर हम कंक्लूड करें तो मतलब पुराने टाइम में नाड़ी दोष को ज़्यादा वेटेज दी जाती थी, बट आज के टाइम में ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। ओके सर, अब आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे हम आते हैं। शादी कर ली दो लोगों ने, चाहे लव मैरिज ही हो, भगवान को साक्षी मान के समाज के सामने, फैमिलीज के सामने शादी हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्या ये भी कुंडली में दिखते हैं? अगर अच्छी मैरिज शो कर रही है कुंडली, उसके बावजूद भी लोग चीट करते हैं अपने पार्टनर्स पे। कहाँ तक ये एस्ट्रोलॉजी में रिफ्लेक्ट होता है? ये तुम्हारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास जब हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए आते हैं तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेरा अपना एक अलग स्टाइल है। और वो स्टाइल क्या है कि मैं क्या देखता हूँ, जो मैंने बताया जुपिटर वीनस ये तो सब है ही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लॉन्जेविटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि मतलब बीच में मतलब वैधव्य योग हो रहा है या विधवा योग हो रहा है, ऐसा तो नहीं। तो लॉन्जेविटी कंपैटिबल होनी चाहिए आसपास की। दूसरा, धन योग कितना है। ऐसा तो नहीं है कि एक की वजह से एक जो है वो परेशानी के अंदर आ रहा है। और तीसरा, ये वाला योग जिसको हम चीटिंग या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल बोलते हैं, इसकी वजह से कहीं घर के अंदर शांति भंग तो नहीं हो रही है। ये चीज जब मैं हॉरोस्कोप मैच करता हूं तो ये बिना बताए देखता हूं। और मैं नहीं, जो मेरी विधा से लोग देखते हैं वो सब ये चीज बिना क्लाइंट से के पूछे हुए देखते हैं कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। और जो नहीं देखता वो बहुत बड़ी गलती करता है हॉरोस्कोप मैचिंग के अंदर। और जहाँ तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात है या चीटिंग की बात है, ये सब चीज़ें जो हैं हॉरोस्कोप से दिख जाती हैं। फीमेल हॉरोस्कोपी के अंदर स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फीमेल का टेम्परामेंट अलग होता है, मेल का टेम्परामेंट अलग होता है। फीमेल चीट करती है तो मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेल चीट करता है तो कुछ-कुछ फीमेल बर्दाश्त कर लेती है, राइट? एक्सेप्ट कर लेती हैं। कर लेती हैं। तो ये एक फीमेल हॉरोस्कोपी में बिल्कुल अलग तरीके से चलती है, और मुझे को लगता है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से देखते नहीं हैं हॉरोस्कोप। तो कौन कितना जो है वो इस प्रकार से आगे जाएगा, कौन इस प्रकार से आगे नहीं जाएगा, ये चेक किया जाता है। तो वंस द हॉरोस्कोप इज़ चेक्ड फॉर दिस, तो ये सब देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अ, मेरे पास जैसे कोई लड़की या लड़का आता है और कहता है कि सर ये मेरी फियांसी थी, या ये मैं इसके साथ डेट कर रहा था और अब मुझको ये बात नहीं करती है, और ये अब क्या चक्कर है इसमें। तो अनायास ही नज़र वहाँ जाती है कि इसके साथ इसका जो एक एलिमेंट था वो कितना था, और किसी और के साथ अब एलिमेंट अगर है तो कितना है। तो सबसे बड़ा यही एक फैक्टर देखा जाता है कि भाई अब तुम उसको भूल जाओ, क्योंकि नाउ शी हैज़ गॉन या ही हैज़ गॉन, मत देखो इसकी तरफ, क्योंकि ये अब एक अलग दुनिया की हो चुकी है, आपके साथ नहीं रहेगी या नहीं रहेगा। तो दिस दिस हैज़ टू बी सीन। तो चाहे वो 5th हाउस की पड़ताल हो रही हो, चाहे वो 6th 7th हाउस की पड़ताल हो रही हो, वो 11th हाउस ज़रूर देखा जाता है, 3rd हाउस ज़रूर देखा जाता है। वो आपकी जो जो एक तरीके से अपनी कमिटमेंट होती है घर के प्रति, वो देखी जाती है। एक बार आप उसको जब एग्ज़ामिन कर लेते हैं तो आप फिर गो अहेड बोलते हैं, हाँ, भाई शादी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सर आपने हाउसेस की तो बात की, लेकिन और एग्जैक्टली और क्या आप डिटेल में प्लेसमेंट्स देखते हैं प्लैनेट्स की, जो जस्टिफाई करती हैं कि हाँ चीटिंग टेंडेंसीज हैं एक पार्टनर में? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब्ज़ी बनाते हैं कोई, मान लीजिए कि मैंने एक भिंडी की सब्ज़ी बनाई और उसमें सिर्फ़ मैंने एक नमक डाल दिया, तो वो सब्ज़ी कुछ और तरीके से बनेगी। उसके अंदर अलग-अलग मसाले डाल दें तो सब्ज़ी का टेस्ट अलग हो जाएगा। तो सिर्फ एक प्लैनेट से हम हॉरोस्कोप को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो फिर सिर्फ नमक के बराबर होता है। आपको सारे के सारे प्लैनेट्स इन टैंडम देखे जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक योग है, और वो योग है कि 5th हाउस के अंदर राहु होगा मान लीजिए, तो वो जो है टेंडेंसी देगा टू फ्लर्ट एंड टू गो अहेड, और टू बेसिकली हैव मल्टीपल रिलेशनशिप एट वन पर्टिकुलर टाइम। तो राहु बैठा हुआ है 5th हाउस में तो आपको दे रहा है मान लीजिए, लेकिन अब मसाले और देखे जाते हैं
कि राहु के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, कोई राहु को और एग्रावेट तो नहीं कर रहा है कि चांटे पड़ने के बाद भी नहीं मान रहा वो, या फिर ऐसे कौन से ग्रह उसको दृष्टि दे रहे हैं कि वो एक बार में ही मान जाएगा कि उसके बाद वो वहां से हटेगा ही नहीं। ये देखा जाता है। जी। राहु की प्लेसमेंट नवांश में देखी जाती है कि क्या है। मान लो कि 5th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, लोगों ने कह दिया नहीं भाई नहीं, या फिर मैंने देखा कि बहुत सारे ज्योतिषी बन गए हैं, वो मंगल और वीनस की कॉम्बिनेशन जैसे ही होती है कहते हैं नहीं नहीं इसका योग जो है बड़ा राहु खतरनाक, वीनस को देख के भी ये कहते बोलते बड़ा हैं खतरनाक योग है भाई, ये तो लड़का या लड़की जो है वो तो फटाफट जो है फ्लर्ट। वो फ्लर्ट करेगा, या फिर इसके पास तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे। अरे भाई एक बार चेक तो कर लो जाकर, D7 में D9 में चेक करो ना, उसकी प्लेसमेंट चेक कर लो, हो सकता है कि ये एनर्जी कहीं और लग रही हो। तो मान लीजिए कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये मंगल वीनस का कॉम्बिनेशन है और भाई ये लड़का ठीक नहीं होगा या ये लड़की ठीक नहीं होगी, इसके तो कोई ना कोई चक्कर चलेंगे। मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है, वीनस जो है वो ब्यूटी का कारक है। आप उसकी एक मॉल में दुकान खुलवा दीजिए ना, बुटीक खुलवा दीजिए, काम चल जाएगा वहाँ पर। अच्छा, राइट। ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो कॉम्बिनेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस प्रकार से प्ले कर रहा है प्लैनेट। अगर वो प्ले सही कर रहा होगा तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, और हम अगर गलत तरीके से ग्रहों का इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देंगे तो बिना मतलब में अपने ऊपर हम परेशानियां लेकर आते हैं। तो द कोर इज टू रीड द प्लैनेट्स वेरी इंटेलिजेंटली इन टैंडम विद द षोडश वर्ग। 16 वर्ग होते हैं, हर एक वर्ग अलग होता है, हर एक चीज़ को देखने के लिए कि उसकी पोटेंसी वहाँ पर कितनी है। अगर कोई योग नज़र आता है आपका D1 चार्ट में और आपका जो उसका सपोर्टिव चार्ट उसको नेगेट कर रहा है, तो वो काम कभी होगा ही नहीं, राइट। आपकी कुंडली के अंदर अरबपति बढ़ने का योग है, मान लीजिए कि होरा चार्ट मना कर रहा है, तो कैसे बन जाएंगे, राइट। तो आपको वो योग जो है वो देखना पड़ेगा कि वो योग जो है वो सब्सिक्वेंट चार्ट में या सपोर्टिव चार्ट के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो मजा आ जाएगा, नहीं है तो एक अलग बात है कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जी बिल्कुल। तो सर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे कि आज के टाइम में 2025 में वो रिलेशनशिप्स और मैरिज को कैसे अंडरस्टैंड करें ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आप यदि रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, 5th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 5th हाउस सिर्फ लव का नहीं है, 5th हाउस आपके घर से 2nd हाउस होता है। 5th हाउस जो है वो आपके 10th हाउस से 8th हाउस होता है, यानी कि आपके रोग भी ख़त्म करता है। रोग बढ़ाता भी है लेकिन ख़त्म भी करता है। तो आप जो हैं अपने जो भी जिस रिलेशनशिप में है उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, अगर खराब चल रही है तो। यदि एवरेज भी चल रही है तो उसको और भी ठीक किया जा सकता है, राइट। वो यदि आप ठीक करते हैं तो आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि जो उपाय हैं वो आपकी कुंडली के अंदर ही छुपे हुए हैं। यदि आपने उस कुंडली के डिफेक्ट को पहचान लिया तो आप अपने और भावों को मजबूत करना आरंभ कर देते हैं। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एक मास्टर क्लास ही हो गई आज रिलेशनशिप्स के ऊपर, मैरिज के ऊपर। सर बहुत ही हमने डिटेल में जाना, बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है आपके, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा। देखिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं पे आज बात की, जैसा कि सर ने कहा कि शादी पीसफुल और पेनफुल ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसे बैलेंस कैसे करना आ रहा है। और जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करेंगे तो क्या कुछ बेटर नहीं होगा आपकी लाइफ में। और हमारे आज के इस पॉडकास्ट का यही इंटेंशन था, आप तक ये सारी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना स्पीकिंग ट्री के थ्रू। तो आप मुझे बताइए आपने आज के इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, और आप कौन से और ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम सर के साथ आगे के पॉडकास्ट में डिस्कस करें, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज हमें इसमें मिली है जो कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो ज्योतिष के हाउसेज और राशि तक लिमिटेड नहीं है। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।